हाय स्टूडेंट, आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से शुरू करते हैं। Rest in peace. Rest in जिसमें इसका पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से यानी कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अभी जो सिलेबस चेंज हुआ इसके हिसाब से ये कितने मार्क्स के लिए बोर्ड्स में आएगा इसका कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन पिछले जो बोर्ड्स के पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये चैप्टर 15 से लेके 15 मार्क्स के आसपास के लिए वेटेज रखता था। तो इसके लिए अभी भी ऐसा देखा जाएगा तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर अभी भी इसका बहुत ही वेटेज है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो मैनेजमेंट ये टर्म हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा और एक ऐसा टर्म है जो हम एवरीवेयर मतलब हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चीज़ को देखते हैं। चाहे वो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे सिर्फ किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिज़नेस के लिए ही सिर्फ यूज़ होता होगा। ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये ह्यूमन लाइफ के सोशल लाइफ में भी यूज़ होता है। इसके लिए मैनेजमेंट को सोशल लाइफ या सोशल साइंस भी बोला जाता है। अब जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हमें सपोज़ एक शादी है, समझो उस शादी का सारा काम तुम्हें करने के लिए दिया गया है, तो उस काम को किस तरीके से करेंगे। जैसे कि शादी करना है तो सबसे पहले हम लोग बहुत सारे लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि शादी में किस किस चीज़ का काम है। जैसे कि शादी में कितने गेस्ट आएंगे, कौन कौन से गेस्ट आने वाले हैं, उनका हम एक लिस्ट बनाएंगे। फिर शादी में खाना क्या बनने वाला है तो उस खाने का लिस्ट बनेगा। फिर वो खाना बनाने के लिए लगने वाला मटेरियल है उसको लाना पड़ेगा। फिर जैसे कि शादी में डेकोरेशन करना है, जैसे बहुत सारे काम रहेंगे जो हमें एक एक करके करना पड़ेगा। मतलब एक लिस्ट हम लोग बना रहे, प्रिपेयर कर रहे। फिर उस लिस्ट के हिसाब से हम लोग एक एक काम को या एक एक टास्क को कंप्लीट करते हैं। अगर देखा जाए तो वो जो काम है वो एक पर्सन अकेले नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर जैसे कि खाना बनाने का काम किसी एक पर्सन को दे दिया, या फिर डेकोरेशन का काम किसी दूसरे को दे दिया, या मतलब हमने क्या किया, जो जितने काम हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब सबके बीच में अलग अलग करके बांटा। तो बांटने से क्या किया, हमने जो काम था मतलब डिवीज़न ऑफ द वर्क, मतलब हमने जो काम था उसका डिवीज़न किया। तो डिवीज़न करने की वजह से क्या हुआ, जो काम होने वाला है वो अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म किया जाएगा। तो इससे हमको क्या सीखने को मतलब मिल रहा है कि मैनेजमेंट हमारे हर एक चीज़ में या हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में अप्लीकेबल होता है। जैसे कि एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं कि जैसे कि सपोज़ हमें पिकनिक के लिए जाना है, और पिकनिक के लिए जाना है तो जैसे कि जैसे कि कल पिकनिक जाना है तो हम लोग एक दिन पहले से ही सारे तैयारी या प्रिपरेशन करने लगते हैं कि हमको वहाँ पे नहाने के लिए कौन से कपड़े लेके जाने हैं, या कुछ खाना है तो क्या लेके जाना है, फिर सुबह कितने बजे उठना है, या जो कॉलेज का टाइम्स दिया है पिकनिक का उसके हिसाब से कितने बजे घर से निकलना है। तो ये जितना भी हम लोग टास्क बना रहे हैं या कंप्लीट करने का परफॉर्म करने का कोशिश करें, तो ये सब को ही हम मैनेजमेंट बोलते हैं। और इस चीज़ को हमने 11th में सीखा कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट का अगर हम लोग देखेंगे तो मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रैटेजिक गोल होता है, यानी कि एक विज़न होता है, एक मिशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करके देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसा एक सेक्टर जहाँ पे बिज़नेस के ज़रूरत के बारे में देखा जाता है। अब जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो चाहे कोई भी बिज़नेस हो, चाहे छोटा बिज़नेस हो, छोटा, वेदर इट इज़ स्मॉल सेक्टर, वेदर इट इज़ बिग सेक्टर, या वेदर इट इज़ माइक्रो मीडियम, मतलब कोई भी बिज़नेस अगर हम लोग ले तो हर बिज़नेस का अपना कुछ ना कुछ विजन्स होता है, कुछ मिशन, कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पूरा एक्टिविटी करता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, नॉर्मली प्रोडक्शन करता है और कोशिश यही करता है कि जितना भी काम है या जितना भी फंक्शन है उस फंक्शन को वो अच्छे तरीके से कर सके।
और एक हार्मोनाइज ऑर्गेनाइजेशन बना सके। अब जो काम है उसको क्या किया जाता है, उसका प्लानिंग करना है, उस काम के लिए स्टाफिंग करना है। स्टाफिंग मतलब उस काम को करने के लिए अलग अलग स्टाफ अपॉइंट किए जाते हैं, तो स्टाफ कौन किसे अपॉइंट करना है। फिर ऑर्गेनाइज, जैसे कि मैंने अभी शादी का एग्जांपल बताया कि जैसे कि खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए बहुत सारा राशन लगेगा, तो फिर वो राशन लगेगा, बर्तन लगेगा, खाना बनाने के लिए हलवाई लगेंगे, तो इन सबको जमा करना पड़ेगा। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज बोलेंगे। तो प्लानिंग मतलब हमने पहले से बना लिया कि हम खाना क्या क्या बनाने वाले। ऑर्गेनाइज मतलब हम जो खाना बनाने के लिए लगने वाला मटेरियल है उस मटेरियल को हमने ऑर्गेनाइज़ किया। स्टाफिंग मतलब जो हमने हलवाई था वो अरेंज किया। कोऑर्डिनेट मतलब अभी जितने भी शादी के जितने भी फंक्शंस हम करने वाले हैं, चाहे वो डेकोरेशन हो, खाना बनाने का हो, गेस्ट को बुलाने का हो, तो इन सब के बीच में हमको जो जो काम करने वाले लोग हैं उनके सबके साथ में मतलब सबको एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, मतलब तालमेल बैठाना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ में हर एक चीज़ के काम के ऊपर मतलब जो ये जितने भी काम हो रहे हैं उसको देखने के लिए कोई हेड भी होगा, मतलब जो घर का कोई बुज़ुर्ग आदमी होगा, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा, वो चेक करेगा कि क्या डेकोरेशन हो गया है, क्या गेस्ट जो आने वाले उनको संदेशा या जो भी है मैसेज दिया गया है कि नहीं, या फिर खाना जो बनने वाला है उस खाने के प्रिपरेशन किए गए हैं कि नहीं। तो इस तरीके से वो पूरे काम को कंट्रोल करेगा। तो ये हो गया कंट्रोलिंग का फंक्शन। तो इसी चीज़ को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी देखेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी काम को पहले से ही प्लान किया जाता है। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, मतलब हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये पहले से ही इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है। फिर उस काम को करने के लिए जो लगने वाला रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस मतलब कि लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, उसके साथ ही हम कैपिटल पैसा भी बोल सकते हैं, इन सबको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। अच्छे से अच्छे स्टाफ का सिलेक्शन किया जाता है। अब स्टाफिंग करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड है, मतलब स्टाफ का रिक्रूटमेंट किस तरीके से करना है, उनका इंटरव्यू लेना है, टेस्ट लेना है, इस तरीके से उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है। फिर सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव शुड टू कोऑर्डिनेट बिटवीन देम, मतलब उनको एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर जो मैनेजर है, जो मैनेज करने वाला है, वो उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। तो ये हो गया पूरा मैनेजमेंट। अगर हम लोग मैनेजमेंट वर्ड को ही डिवाइड करते हैं तो इसमें 3 वर्ड निकलते हैं, मैनेज प्लस मेन प्लस टी। मैनेज प्लस मेन प्लस टी। टी का मतलब ये होता है यहाँ पे टैक्टफुली। टैक्टफुली मतलब ध्यानपूर्वक, यानी कि कोई भी जो ऐसा पर्सन है किसी काम को बहुत ध्यान से करने का कोशिश करता है, उसी को हम लोग मैनेजर बोलते हैं। तो ये हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या होता है, और मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है यानी कि जो सिद्धांत है, ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये हर जगह पे एप्लीकेबल, इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो अगर हम लोग ये प्रिंसिपल के देखेंगे तो इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे दिया है कि प्रिंसिपल इज़ डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर चेन ऑफ रीजनिंग। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है, ये फंडामेंटल ट्रूथ है, मतलब ये सच के ऐसे कुछ प्रिंसिपल है जिनको ग्लोबल लेवल पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए ही अप्लाई होता है, या कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या किसी एक कंपनी के लिए अप्लाई होता है, तो ऐसा नहीं है। ये जितने भी प्रिंसिपल है ये सब जगह अप्लाई होते, चाहे वो कंपनी छोटी हो, बड़ी हो, या बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो, या कोई ऐसे छोटे मोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज, सब जगह पे प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। और हम देखेंगे कि ये प्रिंसिपल साथ ही साथ में अगर हम देखते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ बिहेवियर होते हैं, मतलब अलग अलग बिहेवियर होते हैं मैनेजमेंट के। ज़रूरी नहीं कि सब जगह पे सेम क्राइटेरिया मिलते जाए, तो कुछ क्राइटेरिया को सिचुएशन के हिसाब से, मतलब कुछ प्रिंसिपल जो है उनको सिचुएशन के हिसाब से, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से इसको चेंज भी किया जाता है।
तो मैनेजमेंट क्या होता है मेरे ख्याल से अभी सबको बहुत ही क्लैरिफाई हुआ होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कि जो मैनेजमेंट का जैसे यहाँ पे लिखा है इन सिंपल वर्ड, टेक्निक्स और सिस्टम विच गिव वन डायरेक्शन रिजल्ट आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल। मतलब इसका ये है कि कुछ जो ऐसे टेक्निक्स है या सिस्टम है जो एक डायरेक्शन, एक रिज़ल्ट की ओर डायरेक्शन करते हैं, उनको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये ऐसे प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब इनको सब जगह पे अप्लाई किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे कि ये किसी पर्टिकुलर कंट्री या किसी स्टेट कंपनी के लिए नहीं बना है, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेसेस है, ये सब जगह पे हमको प्रैक्टिकली अवेलेबल या दिखाई देंगे। तो ये प्रिंसिपल को फॉलो करना सबको ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो इसके वजह से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो आगे हम देखेंगे क्या बेनिफिट्स भी है। जैसे अगर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे कि क्रिकेट का टीम है, और वो क्रिकेट के टीम में क्या किया जाता है कि जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन प्लेयर्स के क्वालिटी और उनकी कैपेबिलिटी, मतलब प्लेयर का क्या क्वालिटी है, क्या प्लेयर उस काम के लिए कैपेबल है क्या, तो उसके हिसाब से उन सारे प्लेयर के बीच में डिवाइड किया जाता है। मतलब ये बॉलिंग करेगा, ये बैटिंग करेगा, ये फील्डिंग करेगा, इस तरीके से क्या किया गया, प्लेयर के बीच में सारे टास्कों को डिवाइड किया गया। तो ये जो डिवीज़न ऑफ वर्क किया जा रहा है, इसी को डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, तो ये हेनरी फियोल नाम के पर्सन है जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है। तो इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और आगे ये प्रिंसिपल क्या है इसको हम लोग डिटेल्ड में हम लोग देखने वाले। आगे सारे प्रिंसिपल दिए गए, उन्होंने 14 ऐसे प्रिंसिपल बताए हैं जो सारे जगह पर, यानी कि सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर यानी कि फीचर्स। फीचर मतलब हम लोग हाउ टू आइडेंटिफाई द व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कैसे पहचाना जाएगा कि ये मैनेजमेंट है। तो जैसे यहाँ पे पहला ही पॉइंट्स दिया है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी कि यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब इसका नेचर ही यूनिवर्सल है। मतलब इसको सब जगह पे, चाहे वो देखेंगे तो चाहे कैसा भी बिज़नेस हो, छोटा बिज़नेस का नेचर हो या बिज़नेस बहुत ही बड़ा हो या कैसा भी बिज़नेस हो, सारे के सारे जगह पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। इसके लिए इसको यूनिवर्सल एप्लीकेबल बोला जाता है। चाहे अगर हम लोग सिमिलरली इसमें देखते हैं, चाहे मैनेजमेंट में 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके नीचे होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब जैसे कि कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, CEO हो गए, या कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। मिडल लेवल मैनेजमेंट यानी कि कंपनी का जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है उसमें सुपरवाइज़र्स हो गए या सीनियर मैनेजर्स हो गए, ये सारे लोग आते हैं। उसके बाद में जो नीचे का मैनेजमेंट आता है जिसको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी कि इसमें कंपनी के जो एम्प्लॉयर्स है, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स नहीं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है यानी कि जो वर्कर्स है वो आते हैं। यानी कि जो टॉप लेवल से जो कमांड आया है, यानी कि जो गाइडेंस या जो ऑर्डर आया है उसको मिडिल लेवल के पास भेजा जाता है। फिर मिडिल लेवल क्या करता है, उसी गाइडेंस को आगे नीचे किसके पास बताता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास। लोअर लेवल मैनेजमेंट का ये काम है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो ऑर्डर या जो भी गाइडेंस आया है या जो भी टास्क दिया गया उसको पूरा करना, उसको अचीव करना। तो ये जितने भी 3 लेवल के मैनेजमेंट है, इन तीनों लेवल के मैनेजमेंट में प्रिंसिपल हमको दिखाई देगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो प्रिंसिपल मतलब होता है, ये प्रिंसिपल चाहे बिज़नेस का कैसा भी साइज़ हो, चाहे बिज़नेस का कैसा भी नेचर हो, सब जगह पे हमको ये एप्लीकेबल ही मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं ना फेयर रेमुनरेशन,
फेयर रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है कि जो पगार है वो कम से कम फेयर मिलना चाहिए। फेयर मतलब जितना है, जैसा है उतना देना चाहिए कम से कम, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, लेकिन उतना जितना है उतना तो मिलना चाहिए। तो फेयर का मतलब क्या हो गया, एज़ पर द नेचर, मतलब बिज़नेस का साइज़ कैसा भी हो, लेकिन जो फेयर है, फेयर मतलब जो सही वेजेस देना चाहिए वो तो मिलना ही चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अब हम देखेंगे कि जो हेनरी फ्यूल्स ने प्रिंसिपल्स बनाए, तो ये प्रिंसिपल ऐसे ही उन्होंने नहीं बना दिए, मतलब एक दिन में सोचा और लिख दिया कि हाँ ये प्रिंसिपल होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इन सारे प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली पहले रिसर्च किया गया, इसके ऊपर स्टडी किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, उन सारे एक्सपेरिमेंट को देखा गया, ऑब्ज़र्व किया गया, और उसके बाद ही जाके सारे प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया, उसको लिखा गया या उसको मैनेजमेंट में प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन द नेचर, इट मीन्स इट कैन बी चेंज और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब जैसे हमारा बॉडी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो डांस करने वाले होते हैं, अगर हम देखेंगे तो उनका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब अपने बॉडी को किस तरीके से भी मूव कर सकते हैं या बेंड कर सकते हैं, तो इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो फ्लेक्सिबल मतलब यही सेम बोला है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल नेचर में है, मतलब इनको हम अपने नीड के, अपने ज़रूरत के हिसाब से या कंपनी का या मैनेजमेंट का जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके लिए इसे फ्लेक्सिबल भी बोला जाता है। फिफ्थ पॉइंट है बिहेवियर इन नेचर। तो मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है ये ग्रुप एक्टिविटी है। ये जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं ये किसी एक सिंगल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं बनाया है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए बना है। मतलब जितने भी मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग हैं इन सब के लिए बना है। तो सब लोग ने मिलकर इन कामों को परफॉर्म करना, प्रिंसिपल्स को मैनेज करना, या जो भी डायरेक्शन दिया जाएगा कंपनी के ओर से उनको फॉलो करना। तो ये किसी एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं अप्लाई होता ये, बल्कि ग्रुप ऑफ ह्यूमन भी, मतलब सबके लिए अप्लाई होता है। 6 पॉइंट है कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो बेस अगर हम लोग देखेंगे तो वो है डिसीजन लेना। मतलब ये डिटरमाइन करता है कि पर्टिकुलर इफ़ेक्ट क्या होगा, मतलब अगर मैनेजमेंट कुछ कर रहा है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है। तो अगर हम लोग देखेंगे, अगर एम्प्लॉइज़ को हमने सही टाइम पे पगार दिया, वो भी पगार अच्छा दिया, और जितना उनको इंसेंटिव देना चाहिए वो इंसेंटिव दिया, तो क्या होगा, तो जो भी काम करने वाले वर्कर्स है या एम्प्लॉइज़ है उनको भी अच्छा लगेगा, और वो भी कंपनी के लिए अच्छे तरीके से, मतलब ईमानदारी से बोलेंगे अगर हम, तो ईमानदारी से एक अच्छा आउटपुट कंपनी के लिए देंगे, जिससे कंपनी का सेल बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से कंपनी का सेल या टर्नओवर बढ़ेगा। तो इसकी वजह से कंपनी को या मैनेजमेंट को भी इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं। तो ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, यानी कि मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल हैं इन सारे प्रिंसिपल को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इक्वल इम्पोर्टेंस मतलब जितना ही पहले प्रिंसिपल को इम्पोर्टेंस है उतना ही दूसरे वाले प्रिंसिपल को भी इम्पोर्टेंस दिया ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्रिंसिपल है जिसको इम्पोर्टेंस है, दूसरे वाले प्रिंसिपल को नहीं फॉलो किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, सारे प्रिंसिपल को फोकस किया जाएगा। तो प्रिंसिपल अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए, तो 14 प्रिंसिपल अगर हम लोग देखेंगे तो जितना ही इम्पोर्टेंस डिवीजन ऑफ वर्क को दिया जाता है उतना ही इक्वालिटी को भी दिया जाता है, उतना ही ग्रेप वाइन को दिया जाता है, उतना ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को दिया जाता है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये जो भी प्रिंसिपल है इनको हम आगे के टॉपिक में देखने वाले हैं। तो मतलब सारे प्रिंसिपल को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और मैंने शुरुआत में ही जैसे बताया कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो उनको हम सोशल साइंस बोलते हैं। बाकी के जैसे अगर हम देखेंगे कि केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो ये कैसे साइंस है, इनको हम प्योर साइंस बोलते हैं। मतलब इनका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इनका जो नेचर होता है वो एब्सोल्यूट नेचर होता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एब्सोल्यूट नेचर नहीं होता है। इसके लिए इसको सोशल साइंस बोला जाता है। मतलब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है
कि जो ये प्रिंसिपल है इनको हम अपने हिसाब से मॉडिफाइड या हमारा जैसा रिक्वायरमेंट ज़रूरत है उसके हिसाब से हम चेंज करके अपने मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इसको हम लोग एब्सोल्यूट बोलते हैं, मतलब नॉट एब्सोल्यूट बोला जाता है। मतलब हम इसको अपने नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करके मॉडिफाइड करके अपने बिज़नेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मैथ्स केमिस्ट्री को लेते हैं अगर, तो मैथ्स का कोई फार्मूला है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते ना कि चलो आंसर नहीं आ रहा है तो हम इसको फार्मूले को ही चेंज कर देते हैं। या केमिस्ट्री का कोई है तो कुछ नहीं आ रहा है तो हम जो केमिकल इक्वेशन को ही चेंज कर देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए इसको प्योर साइंस बोला जाता है और मैनेजमेंट को सोशल साइंस बोला जाता है। तो आगे का जो भी टॉपिक है इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन ये भी है कि ऑनलाइन में शायद से बहुत सारा मतलब डाउट होगा, तो मतलब डाउट होता ही है, तो उसको हम कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।